Now we start with a new chapter. The name of the chapter is magnetic field due to electric current. चैप्टर का नाम देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब चैप्टर के नाम पर से हमको समझता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है वो इलेक्ट्रिक करंट के कारण तैयार हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट के कारण तैयार होती है तो उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेट के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई तो वी कॉल्ड एज अ मैग्नेटिज्म, उसको मैग्नेटिज्म बोला जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई तो व्हाट वी से दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें अपन आगे बढ़ते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये हैंस क्राइस्टन ओयरस्टेड नाम का साइंटिस्ट होके गया और ये पहला व्यक्ति था। हैंस क्राइस्टन ओयरस्टेड वाज द फर्स्ट हु डिस्कवर दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। म्हणजे इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो सकती है, ये सबसे पहले बताने वाला जो व्यक्ति होके क्या, दैट इज नथिंग बट द हैंस क्राइस्टन ओयरस्टेड। ये ओयरस्टेड व्यक्ति होके गया और इसलिए अपन डिस्कस कर रहे हैं ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट है, उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। कैसे जरा देखो, ही वॉज टेकन वन वायर, एक वायर लिया, वी कॉल्ड एज अ कंडक्टर, और उस वायर का एक एंड सेल के पॉजिटिव को जोड़ा, वायर का दूसरा एंड सेल के निगेटिव को जोड़ा। अब ये सर्किट तैयार हुआ। वी से दैट दिस इज नथिंग बट द कंडक्टिंग वायर, या इसको अपन कंडक्टर बोलेंगे। उस वायर का एक एंड किसको जोड़ा, सेल के पॉजिटिव को, वायर का दूसरा एंड किसको जोड़ा, सेल के निगेटिव को। अब नियर दिस सर्किट ही वॉज प्लेस अ मैग्नेटिक नीडल। उस सर्किट के नजदीक उसने मैग्नेटिक नीडल रखी। दिस इज द मैग्नेटिक नीडल। ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल। अब उसने क्या देखा, जरा देखो कि व्हेन दिस वी से दैट दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ की यानी स्विच। जब की क्लोज की उसने वजह स्विच ऑन किया, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। उसने ये देखा कि जब इस वायर में से करंट फ्लो हुआ, दिस नीडल गेट डिफ्लेक्टेड, ये नीडल डिफ्लेक्ट हुई। फिर उसने उल्टा कनेक्शन लगाया, म्हणजे निगेटिव इधर से रखा, पॉजिटिव उधर से रखा, तो करंट ऐसा फ्लो हुआ। फिर से नीडल डिफ्लेक्ट होंगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई। अब इस पर से क्या पता चला, वो ओयरस्टेड ये कंक्लूजन पे आया कि किसी भी कंडक्टर में से, म्हणजे किसी भी वायर में से जब करंट फ्लो होता हो तो वो करंट अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता, और उस फिनोमेना को बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी कंडक्टर, कोई भी वायर में से अगर करंट फ्लो होता हो तो वो करंट अपने आजू बाजू में क्या तैयार करता है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। तो ये सबसे पहले कंसेप्ट बताने वाला कौन था, हैंस क्राइस्टन ओयरस्टेड, जिसने क्या बताया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। म्हणजे उसने ये बताया कि करंट के कारण हमको क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। म्हणजे उसने रिलेशन बताया, किसके बीच में रिलेशन बताया, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पहले, सबसे पहले रिलेशन बताने वाला व्यक्ति कौन था, ओयरस्टेड था। अब आगे बढ़ते अपन कि अब ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या तैयार होती है, मैग्नेटिक फील्ड। और हम जानते जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन। म्हणजे अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ गिनना है
तो हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी के द्वारा गिनते हैं, उस वेक्टर क्वांटिटी को बोला जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। म्हणजे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, और मैग्नेटिक इंडक्शन डिनोट कैसे करते हैं, बी से। चलो ठीक है, अब हम ये बोल रहे कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, म्हणजे आपको मैग्नेटिक इंडक्शन मिलेगा, लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू म्हणजे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो डिनोट कैसे करते कैपिटल बी से। तो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की अगर वैल्यू निकालना है तो वो अपन किसके द्वारा निकाल सकते, बायोट सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे अपन। लेकिन अगर हमको मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक इंडक्शन की अगर डायरेक्शन बताना है, जो अपन पढ़ चुके 10th में, मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन वी कैन डिटरमाइन बाय राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड रूल। म्हणजे मैग्नेटिक इंडक्शन जो काय के कारण मिल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण। जरा ध्यान रखो, ये चैप्टर का नाम ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। म्हणजे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो इलेक्ट्रिक करंट के कारण मिल रही। म्हणजे अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक करंट के कारण अगर मिल रही है तो उस मैग्नेटिक फील्ड म्हणजेच मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू, मैग्नेटिक इंडक्शन का मैग्नीट्यूड अपन किस लॉ द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं, बायोट सावर्ट लॉ या फिर एम्पियर्स लॉ और कुछ लॉ है आगे। लेकिन अगर मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर क्वांटिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन अगर बताना है तो मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन अपन एक रूल के द्वारा बता सकते, उस रूल को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड रूल। क्या है राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड रूल, वो अपन देखते। ये मैं मिटा देता हूं। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन, देखो मैंने क्या बोला आपको कि यहां पे जो अपने को मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो काय के कारण मिल रही है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण। अब अपन बोलेंगे कि दिस इज नथिंग बट वी कॉल एज अ कंडक्टर, एक वायर है। अब ये वायर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। ओके ठीक है, तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन है। म्हणजे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेन गिनना है, ताकत गिनना है, पावर गिनना है, तो अपन क्या गिनते, मैग्नेटिक इंडक्शन गिनते। म्हणजे मैग्नेटिक फील्ड गिनना म्हणजे मैग्नेटिक इंडक्शन गिनना, और मैग्नेटिक इंडक्शन डिनोट कैसे करते, कैपिटल बी से, ये अपने को पता है। अब मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन डिटरमाइन करना है हमको कि भाई मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन क्या रहेंगी, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नेटिक इंडक्शन को मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड निकालना मुझे वैल्यू निकालना, वो वैल्यू निकाल सकते हैं अपन एम्पियर्स लॉ द्वारा या बायोट सावर्ट लॉ द्वारा। अब हमको मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन निकालना है तो वो डायरेक्शन अपन राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड रूल द्वारा डिटरमाइन करेंगे। ये राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड रूल हमने 10th में भी पढ़े। देखो क्या है, if a current carrying straight conductor is imagined to be held in the right hand, म्हणजे जिस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है वो कंडक्टर हम इमेजिन कर रहे, क्या इमेजिन कर रहे कि वो हमारे राइट हैंड में। चलो ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि ये कंडक्टर है, वायर है, जिसमें से क्या फ्लो हो रहा है, करंट। वो काय में अपन हेल्ड अप किए, वो हमने हेल्ड अप किए राइट हैंड में, such that the thumb points in the direction of the current, then the curl fingers of the hand indicate the direction of magnetic field or magnetic induction B। म्हणजे हम ये कंसीडर कर रहे क्या है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल सबको समझता है। ये है कंडक्टर वायर जिसमें से क्या फ्लो रहा है, करंट। अब ये कंडक्टर को, ये वायर को वी हेल्ड अप इन अ राइट हैंड, हमने राइट हैंड में पकड़े इस तरीके से कि 4 फिंगर आर कर्ल, चारों उंगलियां मुड़ी हुई है, एंड थंब इज अ पॉइंट इन द डायरेक्शन, यानी द थंब इज अ स्ट्रेच, ये थंब स्ट्रेच है, सीधा है थंब,
एंड द 4 फिंगर आर कर्ल, ये चारों उंगलियां मुड़ी हुई है। तो नाउ द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो ये थंब क्या इंडिकेट करता है? करंट की डायरेक्शन। एंड द कर्ल फिंगर, ये जो मुड़ी हुई उंगलियां है ये क्या इंडिकेट करती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने क्या बताया, समझ में आया क्या? ये है वायर कंडक्टर, जिसमें से क्या फ्लो हो रहा है? करंट। वो कंडक्टर को हमने राइट हैंड में पकड़े। किस तरीके से पकड़े? 4 फिंगर आर कर्ल, ये चारों उंगलियां मुड़ी हुई है। एंड द थंब इज अ स्ट्रेच, ये जो थंब है ये स्ट्रेच है। अब अगर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर थंब करंट की दिशा बता रहा है, तो ये जो कर्व फिंगर है, ये जो मुड़ी हुई उंगलियां है, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। एकदम सीधी बात है। कैसे? If the current in the conductor flows in upward direction, then the magnetic field around the conductor is in anti-clockwise direction। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। हम ये बोल रहे कि ये जो कंडक्टर है, ये वायर है, ये वायर में से अगर करंट अगर अपवर्ड में जा रहा है, ऊपर में अगर फ्लो हो रहा है, कौन? करंट। म्हणजे करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है, तो वो करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होंगी, जो मैग्नेटिक इंडक्शन तैयार होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन कैसे रहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज रहेंगी। इस तरीके से रहेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज नथिंग बट द एंटी क्लॉकवाइज। कब? अगर करंट कैसा फ्लो हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ऑन द अदर हैंड, if current in the conductor flows in downward direction, then the magnetic field around the conductor is in clockwise direction। अगर ये वायर में से करंट अगर डाउनवर्ड में फ्लो हो रहा है, नीचे के तरफ फ्लो हो रहा है, कौन? करंट, तो मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन कैसी रहेंगी? क्लॉकवाइज रहेंगी। कैसे रहेंगी? क्लॉकवाइज, या ऐसी रहेंगी क्लॉकवाइज। कब? अगर करंट डाउनवर्ड में फ्लो होता है। अगर करंट अपवर्ड में फ्लो होता है तो मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन कैसे रहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। इतना सिंपल रूल है, विच यू कॉल्ड एज अ राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड रूल। ये हमने 10th में भी पढ़ा। अब आगे देखते हैं अपन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी काम का है, देखते। देखो अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं। वी डिस्कस द लॉरेंज फोर्स। किसको बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स। क्या प्रकार है? देखो हम यहाँ पे चैप्टर क्या डिस्कस कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। म्हणजे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काय के कारण प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रिक करंट के कारण। क्या है? लॉरेंज फोर्स कॉम्बिनेशन है दो फोर्सेस का। कौन से दो फोर्सेस का? वो समझ में आता है। स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रेस्ट में हो उसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। चार्ज अगर रेस्ट में हो तो वो चार्ज अपने आजू बाजू में क्या तैयार करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वेयर देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है। म्हणजे द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अपन एक वेक्टर क्वांटिटी के द्वारा गिनते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, डिनोटेड बाय वेक्टर ई। म्हणजे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, डिनोट कैसे करते? वेक्टर ई से। अब चार्ज अगर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो भी चार्ज रेस्ट में हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। ओके। मूविंग चार्ज और करंट प्रोड्यूसेस इन एडिशन मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर वो चार्ज मोशन में हो, चार्ज अगर मोशन में जाता है तो करंट मिलता है। तो करंट के कारण करंट अपने आजू बाजू में क्या तैयार करता है? मैग्नेटिक फील्ड। म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दो फील्ड वहां पे हो गई। तो अपन क्या बोलेंगे? यहां पे दो फील्ड हो गई, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमको यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा दैट इज अ वेक्टर सम रहेगा। कैसे वेक्टर सम? देखते अपन। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण है, और चार्ज मोशन में होने से करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो अपन आगे बढ़ते, एक एग्जाम्पल लिया गया कि सपोज दैट अ पॉइंट चार्ज Q मूविंग विद अ वेलोसिटी V। हम ये बोल रहे हैं Q नाम का चार्ज जिसकी वैल्यू Q है, जिसका मैग्नीट्यूड Q है, वो मूव हो रहा है मोशन में। कितने वेलोसिटी से जा रहा है? V।
और ये Q नाम का चार्ज अगर v वेलोसिटी से मूव हो रहा है, मोशन में है, तो वहां पे करंट मिलेगा, नो डाउट, यानी वहां पे I नाम का करंट भी रहेगा। और ये जो Q नाम का चार्ज वेलोसिटी v से जा रहा है तो वहां पे करंट मिल रहा है, तो आजू बाजू में बोलेंगे अपन मैग्नेटिक फील्ड तैयार होंगे, यानी करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अपन ऑलरेडी करंट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा वो बहुत स्मॉल रहेंगी, बहुत वीक रहेंगी, बहुत छोटी रहेंगी, उसकी स्ट्रेंथ छोटी रहेंगी। तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ली है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड हमने ली है, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन है, और मैग्नेटिक इंडक्शन डिनोट कैसे करते, B से। तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये Q नाम का चार्ज v वेलोसिटी से मूव हो रहा है, जा रहा है, और काय में से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में से जा रहा है। तो ये चार्ज की वेलोसिटी, म्हणजे इस चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक इंडक्शन के साथ में कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो व्हाट इज द थीटा, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ये काम का है आगे। तो यहां पे क्या होगा बोलते, ये जो Q नाम का चार्ज है, Q चार्ज एक्सपीरियंसेस द टू फोर्सेस। ये Q नाम का चार्ज दो फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा। कौन से दो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस Q चार्ज के ऊपर दो दो फोर्स एक्ट होंगे अकॉर्डिंग टू लॉरेंज। कौन से, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय Fe। ये Q नाम के चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स एक्ट होगा वो डिनोट करेंगे Fe से, F कैपिटल E से। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या रहेंगी, Q वेक्टर E, वेयर व्हाट द E स्टैंड फॉर, E फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपने को इलेक्ट्रिक फोर्स कितना मिल रहा है, Q वेक्टर E डिनोटेड बाय Fe। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस Q चार्ज के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा, Fb, डिनोट कर रहे Fb से। और उसकी वैल्यू Q इन ब्रैकेट वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। Q म्हणजे चार्ज जो मूव हो रहा है, V म्हणजे V वेलोसिटी से मूव हो रहा है, B मैग्नेटिक इंडक्शन में से मूव रहा है, B म्हणजे मैग्नेटिक इंडक्शन। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो उस Q चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, Q वेक्टर E, और मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी। अब यहाँ पे उस Q चार्ज के ऊपर दो दो फोर्स एक्ट हो रहे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट हो रहा है Fe नाम का, और मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट हो रहा है Fb नाम का। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ according to principle of superposition, the resultant force is the vector sum of the forces। तो वेक्टर F जो रिजल्टेंट फोर्स उस Q चार्ज के ऊपर एक्ट होगा, वो दोनों फोर्स का कॉम्बिनेशन रहेगा, Q वेक्टर E प्लस Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। और इसको अपन कैसा लिखते हैं, F इज इक्वल टू Fe प्लस Fm। व्हाट दिस रिजल्टेंट फोर्स F कॉल्ड, इस रिजल्टेंट फोर्स को बोला जाता है लॉरेंज फोर्स। ये H. लॉरेंज नाम के व्यक्ति ने ये डिटरमाइन किया है पहली बार, और इसलिए दैट इज कॉल्ड एज अ लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स में अपन दोनों फोर्सेस लेते, कौन से, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe प्लस मैग्नेटिक फोर्स Fb। वी कॉल आल्सो बी डिनोटेड बाय मैग्नेटिक फोर्स से, तो Fm से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन जनरली मैग्नेटिक फोर्स इज डिनोटेड बाय Fb। तो व्हाट इज द लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस। कौन से दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे Fm से भी डिनोट किया गया, और मैग्नेटिक फोर्स Fb से भी डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का। व्हाट इज द लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स इज द सम ऑफ द टू फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज अ मैग्नेटिक फोर्स। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉरेंज फोर्स लॉ। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब नतीजा, असर। ये लॉरेंज फोर्स लॉ का नतीजा क्या होगा, असर क्या होगा, वो अपन देख रहे। क्या है लॉरेंज फोर्स लॉ, F इज इक्वल टू Fe प्लस Fm। Fe म्हणजे इलेक्ट्रिक फोर्स, Fm म्हणजे मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू Q वेक्टर E
मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू Q इन ब्रैकेट वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अब इस पर से क्या हमको लॉरेंज फोर्स लॉ के क्या नतीजे मिलते वो देख रहे अपन। इफ वेलोसिटी v इज पैरेलल टू b, म्हणजे अगर ये जो चार्ज है q नाम का चार्ज जिस वेलोसिटी से जा रहा है उस वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन अगर पैरेलल हो, म्हणजे उनमें का एंगल अगर 0 हो या 180 हो। पैरेलल में दो एंगल बनते, एक तो 0 नहीं तो 180। म्हणजे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन ये अगर पैरेलल हो, म्हणजे उनमें का एंगल 0 हो या 180 हो, तो हम क्या बोलेंगे उस चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा वो कितना एक्ट होगा 0। अगर मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को क्या हो पैरेलल। आगे इफ चार्ज इज स्टेशनरी, अगर वो चार्ज रेस्ट में हो, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, असर हो रहा है मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर। इफ द चार्ज इज स्टेशनरी, अगर चार्ज स्टेशनरी हो म्हणजे वेलोसिटी अगर 0 हो तो देन ऑल्सो द मैग्नेटिक फोर्स इज 0। अरे ये प्रोडक्ट में अगर v 0 है तो 0 इंटू एनी टर्म 0 एंड 0 इंटू q इज 0, म्हणजे मैग्नेटिक फोर्स तब भी 0 हो जाएगा। इवन इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, म्हणजे अगर मैग्नेटिक इंडक्शन 0 भी नहीं रही, म्हणजे मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू 0 भी अगर नहीं है लेकिन चार्ज अगर स्टेशनरी है म्हणजे उसकी वेलोसिटी अगर 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज के ऊपर कितना एक्ट होगा 0। इस पर से क्या पता चल रहा है, विच कंक्लूजन वी कैन रन आउट। इट मे बी ऑब्जर्व दैट फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, अब ये फार्मूले पर से कि यह हमारे पास में लॉरेंज फोर्स का फार्मूला क्या है, Q वेक्टर E प्लस Q इन ब्रैकेट वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। क्या बोलेंगे वो फार्मूले पर से, इट मे बी ऑब्जर्व दैट फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। म्हणजे ये Q चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो काय के ऊपर डिपेंड है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड है, म्हणजे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस Q चार्ज के ऊपर एक्ट होगा वो दो क्वांटिटी पे डिपेंड है। कौन सी दो क्वांटिटी पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज म्हणजे चार्ज के वैल्यू पे एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है म्हणजे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है, उसके ऊपर क्या डिपेंड है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके ठीक है। हाउएवर द मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, लेकिन उस Q चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा वो काय पे डिपेंड है। हाउएवर द मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, वो चार्ज के वेलोसिटी पे डिपेंड है, चार्ज पे डिपेंड है। एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B और क्रॉस प्रोडक्ट पे भी डिपेंड है, म्हणजे इस Q चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा मैग्नेटिक फोर्स काय पे डिपेंड है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज के वैल्यू पे तो डिपेंड है, चार्ज की वेलोसिटी पे भी डिपेंड है, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उस पे भी डिपेंड है। हेंस अपन इसका मतलब क्या बोलेंगे कि ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन के बीच में कुछ तो भी एंगल है, रहेगा। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन के बीच में कुछ तो भी एंगल है तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर V एंड वेक्टर B। तो हम ये बोलेंगे कि ये चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स हमेशा ये चार्ज की वेलोसिटी को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। ध्यान में रखो, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। हेंस मैग्नेटिक फोर्स नेवर डज एनी वर्क ऑन मूविंग चार्जेस। म्हणजे इसका मतलब ये जो भी मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज के ऊपर कभी वर्क डन नहीं करता। ये ध्यान में रखो, मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट डू एनी वर्क ऑन द चार्जेस। Magnetic force may change the direction of motion of charged particle but never affect the speed.
क्या लिखा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्सेस में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो चार्ज के जो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल सकती है, बट इट नेवर अफेक्ट द स्पीड। वो वेलोसिटी के वैल्यू के ऊपर कोई असर नहीं होता है। क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक फोर्स क्या चेंज करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, म्हणजे वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल सकता है कौन, मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन उस वेलोसिटी की वैल्यू कम ज्यादा नहीं कर सकता है कौन, मैग्नेटिक फोर्स। दिस ऑल आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉरेंज फोर्स। तो अपन आगे बढ़ते, देखो हमने लॉरेंज फोर्स में देखा कि लॉरेंज फोर्स का फार्मूला Fe प्लस Fm आ रहा है, लेकिन उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ज्यादा असर नहीं है चार्ज पे। चार्ज पे जो असर आ रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स का ही आ रहा है। तो अपन मैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, लॉरेंज फोर्स के बारे में नहीं। अब मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला देखो क्या है, उसके 2-3 फार्मूले आएंगे। मैग्नेटिक फोर्स, इसको Fb से भी डिनोट करते, Fm से भी डिनोट करते, नेवर बी गेट कंफ्यूज। Q इन ब्रैकेट V क्रॉस वेक्टर B, और इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना है, इसी मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है तो QVB sin थीटा। व्हाट द Fm, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q चार्ज। What is the Q, magnitude of charge? What is the V, velocity of the Q charge? What is the B, magnetic induction? And what is the theta, angle between direction of magnetic induction and the direction of velocity? म्हणजे वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन में का एंगल है कौन, थीटा। ये थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ये बोलेंगे कि मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को अगर परपेंडिकुलर हो, म्हणजे इफ थीटा इज इक्वल टू 90, म्हणजे इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों एक में को क्या है, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर हो तो थीटा की वैल्यू 90, तो हम ये बोलेंगे उस वक्त इस चार्ज के ऊपर, क्यू चार्ज के ऊपर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा और उसकी वैल्यू रहेगी QVB। कितना मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा चार्ज के ऊपर, QVB। व्हाट द Q चार्ज, व्हाट द V वेलोसिटी, व्हाट द B मैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस पर से we get the definition of unit of magnetic induction, म्हणजे मैग्नेटिक इंडक्शन के SI यूनिट की डेफिनेशन हो जाएंगी। कैसे देखो, if the force F is 1 Newton acting on charge of 1 कूलम, म्हणजे ये 1 कूलम चार्ज के ऊपर अगर 1 न्यूटन इतना अगर फोर्स एक्ट होगा कि चार्ज के ऊपर जो चार्ज मूव हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी से मूव हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से, म्हणजे 1 कूलम चार्ज अगर 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव हो रहा है और उसके ऊपर अगर 1 न्यूटन इतना अगर फोर्स एक्ट होता है, तो देन वी कैन डिफाइन द यूनिट ऑफ बी। तो जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन है उस मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट की डेफिनेशन हो जाएंगी, दैट इज B इज इक्वल टू F अपॉन QV। अब फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन, चार्ज की वैल्यू 1 कूलम, वेलोसिटी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का SI यूनिट क्या बना, न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर, म्हणजेच टेस्ला, डिनोटेड बाय कैपिटल T। न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर म्हणजे टेस्ला, ये मैग्नेटिक इंडक्शन का SI यूनिट है। उसको दूसरा भी यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो उसकी 3 SI यूनिट है, न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर, सेकंड इज अ टेस्ला एंड थर्ड इज अ वेबर पर मीटर स्क्वायर। और उसका CGS यूनिट है गॉस और ओयरस्टेड। व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन डिनोटेड बाय B, SI यूनिट टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर, और उसका CGS यूनिट है गॉस या ओयरस्टेड। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टेस्ला एंड गॉस, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये जरा ध्यान रखना। अब अपन आगे बढ़ते,